क्लोज बुक के 7वें पेज पे एक ऐसी लड़की की स्टोरी जिसने अपनी माँ के चेहरे पर 79 टाइम्स चाकू से हमला करके उनको मार डाला और इन सब के बावजूद वो अपने भोले और मासूम चेहरे की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बहुत से लोग इस लड़की के कोर्ट रूम ट्रायल वीडियोस के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाने लगे और इस लड़की जैसा ड्रेस करके इसकी तरह प्रिटेंड करने लगे। काफ़ी टिकटॉकर इसके अगेंस्ट होने की जगह इसका सपोर्ट करने लगे। उनका कहना था कि ऐसे क्यूट दिखने वाली लड़की कैसे ये घिनौने क्राइम को अंजाम दे सकती है। इजाबेला अरोरा कोलोराडो में अपनी मॉम युनमी हॉय एंड अपने स्टेप डैड रियान रॉय के साथ रहती थी और वहीं पर पली बड़ी थी। जब इजाबेला 6 साल की थी तभी उसकी मॉम एंड उसके बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुजमान का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी मॉम को मिल गई थी और तभी से इजाबेला अपनी मॉम से नफरत करने लगी थी। अलग होने के बाद युनमी एंड रॉबर्ट इतने मैच्योर थे कि उन्होंने एक साथ एक फोटोग्राफी स्टूडियो भी खरीदा था। इवन युनमी हॉय डिवोर्स के बाद इजाबेला की विशेस एंड रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए दिन में कभी कभार 12 घंटे भी काम करती थी और उनके आसपास के नेबर का भी यही कहना था कि युनमी हॉय एक बहुत ही हार्डवर्किंग लेडी थी। लेकिन इजाबेला को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इजाबेला की नफरत और गुस्सा उसकी मॉम के लिए और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उसकी मॉम ने रियान रॉय से दूसरी शादी करने का फैसला करा था और यहीं से इजाबेला के घर में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हर दिन अपनी मॉम से महंगी ड्रेस और महंगे गिफ्ट्स की डिमांड करती। अगर उसकी मॉम उसको ये सब नहीं दिलाती तो वो अपनी मॉम पर चिल्लाने और लड़ने लगती। इजाबेला का हाई स्कूल भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। वो बहुत ही कम मार्क्स से पास हुआ करती थी और वो अक्सर अपना स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करती थी। इजाबेला ने 18 साल के होते ही अपना हाई स्कूल भी छोड़ दिया था और इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको खूब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार उनसे लड़कर घर से 2 या 3 दिन के लिए भाग जाया करती थी। इतनी खराब बिहेवियर के साथ उसके पेरेंट्स इजाबेला को उसके फादर रिचर्ड के घर भेजने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि वो रिचर्ड की कुछ अच्छी एडवाइस लेकर अपना बिहेवियर चेंज कर सके। लेकिन इजाबेला रिचर्ड के घर पर बहुत ही वेल बिहेव करती और उसका सारा कहना मानती और कुछ दिनों बाद इजाबेला अपनी मॉम के घर वापस आ जाती है। एक दिन युनमी हॉय अपने स्टूडियो से वापस आकर अपनी कार पार्क कर रही होती है। तभी वो इजाबेला की विंडो से एक लड़के को बिना शर्ट के भागते हुए देखती है और तब उसको उसके नेबर्स की बात याद आती है कि इजाबेला रोजाना अलग अलग लड़कों को अपने घर पर बुलाया करती थी जब युनमी हॉय अपने काम के लिए घर से बाहर रहती थी। युनमी हॉय कार से उतरकर गुस्से में इजाबेला के रूम में जाती है और वहां पर वो ड्रग्स देखती है और इसके बाद वो इजाबेला को गुस्से में डांटने और समझाने लगती है। लेकिन तभी इजाबेला अपनी मॉम के फेस पर थूक कर वहां से चली जाती है। इन सब के बाद युनमी उस रात परेशान होकर अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसको इजाबेला का एक मेल आता है। इस मेल के बाद युनमी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उस मेल में लिखा होता है यू विल पे। अगले दिन वो ये सारी सिचुएशन अपने पति रियान को बताती है और रियान पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। पुलिस घरेलू रीज़न की वजह से इजाबेला को सिर्फ वार्निंग देते हैं और समझाते हैं कि उसको उसका बिहेवियर चेंज करना चाहिए क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी है और यूएस लॉ के हिसाब से उसके पेरेंट्स उसके बैड बिहेवियर की वजह से उसको घर से निकाल सकते हैं। इजाबेला का ये कहना था कि उसके पेरेंट्स एक जहोवा विटनेस थे जो एक रिलीजियस ग्रुप है जिसके मेंबर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और ये कोई भी हॉलीडे सेलिब्रेट नहीं करते जैसे कि क्रिसमस एंड खुद का बर्थडे भी ये सेलिब्रेट नहीं करते और उसने 14 साल की उम्र में ही ये रिलीजन को छोड़ दिया था। इस रीज़न की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स के खिलाफ और डिसरिस्पेक्टफुल थी। पुलिस के जाने के बाद युनमी अपने काम के लिए अपने स्टूडियो में जाने के लिए निकल जाती है जहाँ वो अपने पहले पति रॉबर्ट गुजमान के साथ काम करती थी। वो ये सारी सिचुएशन अपने एक्स हस्बैंड को बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो इजाबेला से बात करे। इसके बाद रॉबर्ट इजाबेला से बात करने के लिए उसके घर जाता है। युनमी हॉय और उसका हस्बैंड रियान एंड उसका एक्स हस्बैंड रॉबर्ट गुजमान इजाबेला को उसके घर के पीछे बैकयार्ड में बुलाते हैं और 1-2 घंटे बैठकर
बहुत ही शांति से समझाते हैं और बताते हैं कि उनको कैसा फील होता है जब वो ऐसा बिहेव करती है उनके लिए। और इजाबेला पूरी सिचुएशन में रॉबर्ट की बात को चुपचाप सुनती और समझती है। इस पूरी बातचीत के दौरान इजाबेला अपने फादर की बात बिना कुछ बोले चुपचाप सुन रही थी। जिस तरीके से इजाबेला ने उनकी बात सुनी थी तो उसकी फैमिली को लगता है कि वो इस बार खुद को बदलने की कोशिश करेगी और फिर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को युनमी घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और रियान नीचे हॉल में टीवी देख रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर से कुछ धम धम की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। और फिर कुछ ही सेकंड में युनमी चिल्लाकर रियान का नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान उठकर ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है वो इजाबेला को बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए देख लेता है। इसके बाद अंदर से युनमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। रियान बाहर से बाथरूम का दरवाजा पीटने लगता है बट दरवाजा नहीं खुलता। रियान दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे से खून बाहर आ रहा है। खून देखते ही रियान की हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे जाता है और अपना फोन उठाकर पुलिस को कॉल लगाता है और बताता है कि उसकी बीवी और उसकी सौतेली बेटी बाथरूम में बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी पर जानलेवा हमला कर रही है क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रियान अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है पुलिस को कॉल पर और बताते बताते ऊपर पहुंच जाता है। तभी अचानक से रियान एक युनमी की एक जोर की आवाज सुनता है, यहोवा मतलब कि भगवान। इस आवाज के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और इजाबेला खून से लथपथ सीधे हाथ में चाकू पकड़े दरवाजे से बाहर आती है। इजाबेला को इस हालत में देखकर रियान बहुत डर गया और डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। रियान को लग रहा था कि अगला नंबर अब उसी का है और फिर इजाबेला उसके साथ से गुजर जाती है, लेकिन इजाबेला ने रियान की तरफ देखा भी नहीं और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं थे। इसके बाद रियान भागकर बाथरूम में गया और देखा कि पूरा बाथरूम खून से भरा हुआ था और उसकी बीवी फर्श पर पड़ी हुई थी। युनमी के पूरे चेहरे पर और गले पर चाकू घोंपने के बहुत सारे निशान थे और उसके बगल में एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रियान अभी भी पुलिस के साथ कॉल पर था और जब उसने अपनी बीवी की हालत पुलिस को बताई तो पुलिस ने रियान को उसकी बीवी पर CPR देने को कहा, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मर चुकी थी। इस घटना के 11 मिनट बाद पुलिस और मेडिकल टीम रियान के घर पहुंचती है और युनमी हॉय की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इन सब के बीच इजाबेला वहां से भाग जाती है। पुलिस इजाबेला को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी क्योंकि उसके पास एक नाइफ भी था। और लकीली पुलिस को अगले दिन इजाबेला एक गैराज में छुपी मिलती है। कुछ ही दिनों बाद युनमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें आता है कि उसके ऊपर 79 टाइम्स चाकू से हमला करा गया था, जिसमें से 31 टाइम्स उसके फेस पर एंड 48 टाइम्स उसके गले पर चाकू से मारा गया था। पुलिस ने इजाबेला को अरोरा पुलिस स्टेशन जेल में बंद करके रखा होता है और उसके एक हफ्ते बाद इजाबेला को कोर्ट में पेश किया गया। इजाबेला कोर्ट में भी कुछ ढंग से बिहेव नहीं कर रही थी। पूरे ट्रायल के टाइम पर वो अलग अलग कैमरा ढूंढकर बस क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी और ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और इन सब के बाद इजाबेला का डॉक्टर से चेकअप करवाया गया जिसमें डॉक्टर बताता है कि इजाबेला एक सिंजोफ्रेनिया मेंटल इलनेस का शिकार है जिसमें लोग रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं बता पाते और कुछ अजीब सी चीजें देखने और सुनने लगते हैं। और इस रिपोर्ट के बाद इजाबेला को कोर्ट में मेंटल अनस्टेबल होने के कारण इनोसेंट बता दिया जाता है और फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। कुछ सालों बाद हॉस्पिटल से इजाबेला का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो बताती कि उसके पेरेंट्स उसको अब्यूज करते थे और जब उसने अपनी माँ को मारा तो वो मेंटली अनस्टेबल थी, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो किसी के लिए खतरा नहीं है। इस इंटरव्यू वीडियो के बाद उसके ट्रायल रूम के वीडियोस टिकटॉक पर वायरल होने लगे। बहुत से लोग बिना उसके पास जाने उसको सपोर्ट करने लगे और ट्रेंड को फॉलो करने लगे।